नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जय घोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मित्रों, आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जितना कहें उतना कम है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्हें आप तमाम क्षेत्रों में आप देखते होंगे, इन्हें आपने देखा होगा, सुना होगा और आप बखूबी पहचानते होंगे। हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं सीमा अग्रवाल जी का। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष में। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ, आप सबने मुझे याद किया। नमस्कार आप सभी को, मैं सीमा अग्रवाल। मित्रों, आपको बताएं सीमा जी के बारे में कि आप शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय, जो हमारे शहर में एक जाना माना नाम है, एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसकी आप प्रबंध निदेशक हैं। और साथ ही साथ उसकी तमाम ब्रांचेज हैं जो पूरे शहर में फैली हुई हैं और बहुत ही सफलता के साथ उनका संचालन हो रहा है आपके कुशल निर्देशन में। और वैसे एक मज़ेदार बात यह है कि आपको देखो तो लगता नहीं है कि आप एक विद्यालय चला रही होंगी, क्योंकि अमूमन मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे तो यही आता है पहली नज़र में। एक अगर हम किसी से कहें कि या सोचें कि फला कोई कॉलेज है, उसका जो मेन ओनर है वो कैसा होगा, तो एकदम जो इम्प्रेशन आता है हमारे मन में तो वो आता है कोई बहुत सीरियस पर्सनालिटी होगी और उससे बात करना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत कम बोलने वाला होगा, हंसने वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है जब आपसे आपका स्टाफ मिलता होगा, आपके बच्चे जब भी मिलते होंगे तो उनको एक अलग खुशी मिलती होगी। जी बिल्कुल सच तो कहा कैसे आपने ये कैसे सबसे पहले शुरुआत यहीं से? देखिए, मुझे आज भी याद है जब मैं खुद छोटी थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे चिड़िया कहते थे। मेरा नाम चिड़िया रखा गया था जी। और ये नाम जो ऐसा है शायद ही कभी किसी ने किसी का रखा हो। मेरे आचार्य जी लोग, मैं सरस्वती शिशु मंदिर औरैया की बात कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे ये चिड़िया नाम दिया गया। मैं बहुत चुलबुली सी थी, बहुत मीठी मीठी शायद बातें करती थी जी। और शायद थोड़ा ज़्यादा बात करती थी, इसलिए चिड़िया होती है, चीची चीची चीची, तो मुझे इसलिए चिड़िया बोला गया। तो जो आपकी एक रियल पर्सनैलिटी होती है वो हर जगह रिफ्लेक्ट होती है, चाहे आप जीवन के किस भी आयाम में क्यों ना हो जी। यही कहूँगी, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे बच्चे, वाकई में मेरा स्टाफ, मेरे बच्चे मेरे आने का इंतज़ार करते हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद, ये एक बड़ी बात, पसंद करते हैं, बिल्कुल बड़ी बात है। बिल्कुल, आप एक ऐसा विद्यालय रन कर रही हैं जिसकी कई शाखाएं हैं। एक पहली शाखा जो शुरू हुई हम सभी जानते हैं, उसके बारे में हमने देखा भी है उसको किस तरह से रन हुआ, किस तरह से शुरुआत हुई, और आज वो सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। तमाम क्षेत्र हैं, तमाम विषय हैं जिनसे जब वो कॉलेज जुड़ता है तो वहाँ पर तमाम उपलब्धियाँ उससे जुड़ती हैं, प्रथम स्थान मिलता है, अपने आप में एक पहचान बनती है। तो कैसे ये पूरा सफ़र कैसे शुरू हुआ इस विद्यालय का, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें जी। तो सबसे पहले तो मैं एक सफ़र के बारे में बताने से पहले एक बात बताना चाहूँगी कि आज की डेट में हम सब भाई बहन मिलकर अपनी माँ की गाइडेंस में संस्थान को चलाने का प्रयास कर रहे हैं जी। और शुरुआत की बात करूँ तो एक दर्द भरी दास्तान होती है हर सुनहरे खिलते हुए फूल के पीछे। तो कुछ ऐसी दास्तान है कि हमारी सबसे बड़ी बहन जो नहीं रही इटावा में जब हम थे तो उनकी मृत्यु हो गई और हमारी मदर उस समय बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गई। तो स्थान बदला गया कि कुछ मानसिक रूप से परिवर्तन हो, क्योंकि यादें पीछा नहीं छोड़ती। तो जब लखनऊ में आई और हमारी मम्मी काफ़ी पढ़ने के लिए जुझारू महिला मैं कह सकती हूँ, तो पढ़ी लिखी थी, तो उन्हें लगा कि मैं क्या करूँ अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए। तो दिमाग में आया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, और उस समय हम बच्चों का एडमिशन कराने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलें हुई। हम लड़कियां थे, हम 4 बहनें 1 भाई थे, हमारी बड़ी दीदी ख़त्म हो गई थी। तो कहते हैं ना दर दर भटकना है, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा और मिल रहा तो फीस ज़्यादा है। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं मैं कोई लड़कियों का विद्यालय खोलती हूँ। तो शुरुआत लड़कियों के विद्यालय से हुई थी 1987 में। आज हमारे संस्थान को 37 साल हो रहे हैं तकरीबन। तो मतलब 14 अप्रैल, इत्तेफाक से मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा जन्मदिन होता है 14 अप्रैल 1987 को इस चीज़ की शुरुआत की गई, हमारे संस्थान की शुरुआत की गई और हमारी दीदी के नाम के साथ सोचा गया। लेकिन होता है ना, रिश्तेदार जानने वाले, अरे लोग इंग्लिश नामों से प्रभावित होते हैं जी। तो दीदी के नाम की जगह विद्यालय का नाम इंग्लिश नाम पे पड़ गया। खैर,
मम्मी ने बड़े प्रयत्न करे, बड़े प्रयास करे और घर घर जाकर कन्विंसिंग की। गर्मी की दोपहरियों में निकलती थी, हाड़ तोड़ मेहनत एक शब्द होता है, बिल्कुल वो की है, तो आज ये जगह पे हम दिखाई देते हैं। ऊपर वाले की दया से शहर में नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान। हमारी मदर श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल, वो विद्यालय की फाउंडर चेयरपर्सन, जिन्होंने सपना सोचा, बीज बोया, पल्लवित किया और आज इतना बड़ा वृक्ष खड़ा है हमारा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जब हम एक संघर्ष करते हैं और उसके बाद जब हमें ऐसे कुछ रिजल्ट मिलते हैं तो वो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना संघर्ष छुपा है ये कई बार लोग नहीं समझ पाते या नहीं जानते। कई बार पता है, एक बात ज़रूर साझा करूंगी, कई बार लोग मिलते हैं, अरे हम तो इनको तब से जानते हैं जब इनके पास 2 कमरे का स्कूल था या 4 कमरे का स्कूल था। कई बार ऐसा होता है कि आपको लोग मिलते हैं, अरे इनको तो हम तब से जानते हैं, लेकिन लोग उस पल ये नहीं कहते कि हम इनकी मेहनत को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टेम्पो, रिक्शे, बस में भारी भारी थैले लेके इधर से उधर सफ़र करना। बिल्कुल। बच्चों को भी, हम बढ़ती उम्र के बच्चे थे, बिगड़ भी सकते थे। बिल्कुल। लेकिन एक माँ की परवरिश वो होती है कि उन्होंने बाहर तो संभाला ही संभाला, और उस समय हमारे पापा की पोस्टिंग हो जाती अमृतसर, जब दंगे चल रहे थे उस समय की बात है। बताइए। मम्मी हमारी अकेले से अपने आप को स्टैब्लिश करना, पूरा करना, घर घर जाके लोगों को करना। और उस समय हमारे स्कूल में मुर्गी मछली के मम्मी ने वो खरीदे थे पॉट्स, उनमें पौधे लगाए थे, तो स्कूल बड़ा फेमस था, मुर्गी मछली वाला स्कूल। अच्छा। मुर्गी मछली वाला स्कूल। तो ये मम्मी की वो क्रिएटिविटी उस समय थी कि जब गमले खरीदने की बात आई तो उन्होंने गमले ऐसे चुने जो बड़े आकर्षक थे, बच्चों को अच्छे लगते थे, पेरेंट्स को अच्छे। तो स्कूल का एक दूसरा पैरेलल वो पहचान बन गई, मुर्गी मछली वाला स्कूल, जहाँ पे वो पॉट्स लगे। तो इस तरीके से सोपान दर सोपान सफलताएं चढ़ते हुए आए हैं। और हाँ, खास बात हमारे परिवार में आज भी वो गर्व वाली बात नहीं है, घमंड जिसे कहते हैं ना, अहम कि क्या है, हम जमीन से जुड़े थे, हैं और रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से ये जो आपकी मदर हैं, ये उनका संघर्ष है, उनकी तपस्या है, जो आज इस रूप में पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है। और अब चलते हैं आपकी तरफ। माता जी से लेकर के आपने ये प्रेरणा, और आप अब आगे उसको बढ़ा रही हैं, और आप भी बखूबी बढ़ा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जुड़ती है कि आप बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं, बहुत सारे आप में टैलेंट हैं, छुपे हुए हैं। आप सिंगिंग भी करती हैं, आप एक्टिंग भी करती हैं, आप तमाम क्रिएटिविटी वाले काम भी करती हैं। कैसे मैनेज हो पाता है? एक जो पूरा कॉलेज रन करा रहा हो, जिसकी कई ब्रांचेज हों, वहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जहाँ पे आपके पास हज़ारों बच्चा हो और उनकी देखरेख करने के साथ साथ आपको स्टाफ को भी पूरा देखना है कि अच्छे से चले। वहाँ पर आप अपने लिए कैसे निकाल पाती हैं और इतना सब कर पाती हैं? क्या है ना सुष्मित, शौक सब कुछ करा देता है। और मेरा एक जरूर जिंदगी का बड़ा गहरा फंडा है, पल चुरा लेने चाहिए। अरे वाह। मैं तो पल चुराती हूँ। वाह। कुछ भी अचानक से मुझसे कहीं भी टर्न एंड ट्विस्ट करा लें आप, और मैं मतलब अचानक से कुछ भी ऐसा कर जाऊंगी जो आपने सोचा नहीं होगा कि ये भी किया जा सकता है। क्या बात। तो ये बात आपको भीड़ में से थोड़ा अलग कर देती है। मेरा पूरा स्टाफ, इवन मेरे स्कूल के बच्चे और मेरा एडमिन स्टाफ, सब ये जानते हैं कि कोई अगर ऐसी चीज़ हो जहाँ पे कोई कहे कि ये नहीं हो सकती, मैम के कानों तक बस ये बात पहुंचनी चाहिए। मैम इंतज़ार नहीं करेंगी कि कोई आके स्टाफ उसको करे, मैम वो कर देंगी। मैं आज भी शौक से अपने बच्चों के प्रोग्राम्स में कोरियोग्राफी करती हूँ। उस पल मैं भूल जाती हूँ कि मैं प्रबंधक हूँ या मैं क्या रुतबा रखती हूँ। मैं उस समय बच्चों को सिखाते समय उनकी चप्पलें भी सलीके से लगा के सिखाती हूँ कि नहीं, आप डिसिप्लिन, चप्पलें लगाने में भी, आप जूते उतारते हैं ना बच्चों, तो आप अपने जूते भी, मैं उठा के बताते बताते उठा के रखती जाऊंगी। जब मैं भातखंडे में अपना फोक म्यूज़िक के लिए, कथक के लिए गई, कोई मुझे जान नहीं पाया कि मैं कहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ, या पता भी था तो सबको लगता था कि इतना सादा व्यक्तित्व तो कैसे हो सकता है। बिल्कुल। और मेरे टीचर्स को कभी नहीं लगा कि सीमा जी क्या है और मतलब इनका क्या एक पहचान है। मैं वहाँ पे एक मामूली छात्र की तरह वहाँ पे पहुँची और
कहते ना नतमस्तक होके जब आप कुछ सीखने का प्रयास करते हैं तो ऊपर वाला सफलता देता है। मैं बहुत अच्छी स्टेज परफॉर्मर हूँ, फोक वगैरह करती हूँ, अपने IIT रुड़की एलुमनाई की मेंबर हूँ। जी, आपके बारे में खूब जाना सुना है और तो, आप तमाम, चाहे आप डांस की बात हो, चाहे आप एक्टिंग की बात हो, आप सब में बराबर से दखल रखती हैं। शौक सारे हैं, देखिए जिंदगी भगवान ने एक दी है, अभी थोड़ा थोड़ा भी करे तो जिंदगी कम है शायद, तो मुझे लगता है सब कर लो। क्या बात, क्या बात। अभी मान लीजिए अभी मैं यहाँ आई हूँ, अभी घर जाके हो सकता है मैं फटाफट कपड़े चेंज करके किचन में कुछ बनाने पहुँच जाऊँ, कुछ भी ऐसा। हमारी जैसे हेल्पर बोलेंगी मैम शायद ये नहीं बन पाएगा, नहीं मैं बना के दिखाती हूँ, ऐसे तो बनेगा। आप किचन के काम भी करती हैं? बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड, सारे अचार डलवा ले। क्या बात है, ये एक बड़ी खूबी है आप में कि आप देखिए, आप सोच सकते हैं कि जो आदमी इतना बिजी हो, जिसके पास इतना महत्वपूर्ण काम हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, वो अपना जो संस्था है उसको भी रन करा रहा है, उसको भी चला रहा है, उसको भी बखूबी देख रहा है, अपने शौक को भी जिंदा रखे हुए, और साथ ही साथ जो घर की जिम्मेदारियां हैं उनमें भी उतनी ही जिम्मेदारी से अगर कोई कर पा रहा है तो मुझे लगता है सीमा अग्रवाल जी ही हो सकती हैं। टचवुड, मैं भगवान का फिर से शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि दिन भर में मैं शायद 100 से 200 बार भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे इतना टैलेंटेड बनाने के लिए। थैंक यू भगवान जी। और पता है मतलब मैं अगर ये कहूँ कि मतलब हर चीज़ को शौक के साथ करती हूँ, मजबूरी में करना मैंने कभी नहीं चाहा जी। एक तो बात है ना, भगवान ने अगर आपको कुछ लायक समझा होगा तो आपको नई नई चीज़ें वो दिखाएंगे। बिल्कुल। और उस नई चीज़ों को आप कितने आसानी से अपने जीवन में ग्रहण करते हो। बिल्कुल। मुश्किलें भी आती हैं, दिमाग में तनाव भी होता है, तनाव भी अपनी जगह, शौक भी अपनी जगह, आदतें भी अपनी जगह, और कुछ नया सीखने की ललक और कुछ नया कर गुजरने की ललक, वो भी अपनी जगह, वो भी अपनी जगह है। और जीवन के ये सब अंग हैं और जीवन में आते जाते रहते हैं। हाँ। और उनके साथ सीमा जी का बराबर से सामंजस्य बना हुआ है। सीमा जी यहाँ पर जुड़ते हैं आपके विद्यालय से। विद्यालय की बात करें तो वहाँ पर तमाम बच्चे हैं और स्टाफ है। आपकी बात करें तो आप वहाँ पर प्रबंध निदेशक हैं, आप मेन जो ओनरशिप है वो आपके पास है, सारा जो गाइडेंस है वो आपके हाथ में है। लेकिन इन सबसे इतर आप एक माँ भी हैं, आपके भी बच्चे हैं और आपके स्कूल में भी बच्चे हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप जो आपका स्कूल है, जो विद्यालय है, उसमें आप बच्चों को किस तरह से देख रही हैं और उसके साथ साथ अपने बच्चों को कैसे आपने आगे बढ़ाया। तो इसके बारे में जो पेरेंटिंग है हमारी आज की, एक उस पर थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने इन सब चीज़ों को मैनेज किया और कैसे अपने बच्चों को एक दिशा दी। तो मैं पहले तो स्कूल के बच्चों की बात करती हूँ। बिल्कुल। जब मैं स्कूल के बच्चे, जैसे अभी एडमिशन का टाइम है तो एडमिशन के लिए आते हैं पेरेंट्स, तो कल ही जैसे मैं अपने जो हमारी एडमिशन डेस्क पे हमारी एडमिन स्टाफ की 2-3 महिलाएं बैठती हैं, तो उनको जो मैं काउंसलिंग करी थी कि जिस पल कोई पेरेंट आए उस पल सबसे पहले तो आप उन्हें दिल से, आत्मा से ये यकीन दिलाइए कि आपने जिस जगह पाँव रखा है ये जगह, ये प्लेस आपके बच्चे के लिए सुरक्षित है। सुरक्षित, क्योंकि सुरक्षा आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो किसी उम्र का बच्चा हो। बिल्कुल। और मैंने कहा ये बस सिर्फ कहने के लिए मत कहिए, दिल से बोलिए, आत्मा से बोलिए, तब वो बात आत्मा तक उनके पहुंचेगी। स्कूल के बच्चों को कोई भी चीज़ की बात हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो उनका हाइजीन हो, चाहे वो उनकी सुरक्षा की बात हो, मैंने हमेशा से, मैं कहती हूँ आज की डेट में मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, मेरे हज़ारों बच्चे हैं। क्या बात है। क्योंकि जब हम माँ बन के उन बच्चों के लिए सोचेंगे तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और यही जब भी मैं किसी टीचर को अपॉइंट करती हूँ तो पहला सवाल ही यही होता है कि अगर आपको एक नॉर्मल टीचर की तरह बनना है तो ये जगह आपके लिए नहीं है। जी जी। मतलब ये स्कूल आपके लिए नहीं है जी। आप दिल से यहाँ काम करना चाहें, कहते हैं रूह से जब कुछ काम किया जाता है तो पूरे अलग तरीके से निकलता है। बच्चों को माँ चाहिए, क्लासरूम्स के अंदर एक माँ का आप पर्याय बन के रहें। बच्चे को उस ढंग से सोचें, किताब में सिलेबस से पढ़ा दिया, निपटा दिया, नहीं, देखिए तो बच्चे को आया कितना जी। और सच कहूँ ये चीज़ हमें बाकी स्कूलों से अलग खड़ा कर देती है। तो स्कूल में उन बच्चों के लिए मैं ये नहीं सोचती कि वो सिर्फ स्कूल के बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, उनका दर्द मेरा दर्द, उनकी कोई कमी हो रही है तो वो मेरे बच्चों के लिए कमी हो रही है। जब इस धारणा के साथ मैं सोचती हूँ तो ऊपर वाला मुझे कहीं थोड़ा सा एक आश्वासन देता है कि नहीं, आपके बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, है ना।
और अब मैं अपने बच्चों की बात करूं, मैं सबसे पहले मैं मेरी पहचान गर्व से बताती हूँ कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, बाकी सब तो मैं बाद में हूँ। क्या बात। सबसे पहले एक महिला हूँ। मैं आज भी वो मानती हूँ, सुनने वाले सोचेंगे शायद मैं थोड़ा बैकवर्ड बात कर रही हूँ, लेकिन समाज में एक वो बनी हुई थी परंपरा, परिपाटी थी कि ये पुरुषों का क्षेत्र है, ये महिलाओं का क्षेत्र है। मैं उस चीज़ में आज भी यकीन रखती हूँ कि जो पुरुषों का क्षेत्र है और जो महिलाओं का है, महिलाएं पहले अपना क्षेत्र चुने, लेकिन उससे पहले जो इनका बेसिक क्षेत्र है उसको दरकिनार ना करें। मैं अपनी स्कूल की लड़कियों को भी, जब 9th से 12th की लड़कियों की काउंसलिंग करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ मतलब लेडी बनो, वो बनो जो संपूर्ण हो। आधी नहीं चाहिए कि लड़के कहती है ना, या महिलाएं आप मिली होंगी, अरे हम तो रोटी भी नहीं बना पाते थे जब शादी हुई। ये कोई गर्व की बात नहीं, गर्व की बात नहीं है। आपको बेसिक काम तो आने ही चाहिए। घर गृहस्थी करके, किनारे करके आप बाहर अपने आप को एक सेटल करने पहुंचे हैं, वो तो अधूरापन है ना। नारी परिपूर्ण तब है जो वो घर, बाहर, बच्चे, समाज, सब जगह अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित कर पाए और फिर गर्व से कहे हाँ हूँ मैं आज की नारी। क्या बात है, क्या बात है। वो सफलता है। तो शायद सीमा अग्रवाल की सफलता वो है जहाँ पे वो, आप मेरे घर पहुँचे, घर का एक एक कोना देखिएगा, आप ऐसा लगेगा कि अब भी बस स्पेस सफाई करिए, अब भी सलीके से लोग आते हैं, तारीफ़ करते हैं क्या घर सजाया है। वहाँ के जो एक एक आर्टिफैक्ट्स मैंने रखे हैं, मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ें, फानूश बनाया है, मतलब बड़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जनरली मैंने कई महिलाओं के घर में वो चीज़ें नहीं देखी, मिसिंग होती हैं ये सब चीज़ें आजकल। तो मुझे लगता है एक महिला सबसे पहले अपने घर को बहुत व्यवस्थित कर दे, और बाहर निकलना उसकी चॉइस है। बिल्कुल। तो उस बाहर निकलने के चलते घर को कम कर देना मुझे नहीं समझ में आता। तो हो सकता है सुनने वाले सोचे कि इनकी सोच थोड़ी पीछे जा रही है, लेकिन नहीं, संपूर्णता तभी है जब आप उसको पहले करें। बिल्कुल। नींव तो मजबूत कर दो, वाह बहुत बढ़िया, फिर ऊंचाई को छुओ। क्या बात है ना। तो ये मेरी सोच है। बिल्कुल, आपने बड़ी सही बात कही। हमारा देश, हमारी जो परंपराएं हैं, वो नारी का जो स्वरूप है वो कुछ ऐसा ही बताती हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ नारियों को सबसे पहले कहा गया है, उनका जो स्थान है वो पुरुषों से भी ज़्यादा बेहतर माना गया है, क्योंकि नारी ही इतना सब कुछ कर सकती है। एक माँ होती है, एक हमारी बेटी होती है, एक हमारी पत्नी होती है, उसके साथ उसके हाथ का हम जब कुछ हमें मिलता है तो हमारे शरीर में लगता है। जब वो अपने हाथ से पका के बना के कुछ देती है तो हमारे शरीर में लगता है। जब वो प्यार से हमें कोई चीज़ देती है तो वो हमारे लिए ज़्यादा हितकर होती है। और आपने उन्हीं चीज़ों की बात की, तो निश्चित रूप से ये हमारे देश की एक पहचान है। और आपको पता है मेरे बच्चे भी इतना बढ़िया, और मैंने बेटी बेटी में भेदभाव नहीं किया जी। मेरा बेटा भी इतना अच्छा कुक है, इतनी वैरायटी की चीज़ें बनाता है। मतलब मैंने ये भी अपने बच्चों को सिखाया कि चाहे जितना पढ़ो, काम तो आना चाहिए। वाह। जरूरत पड़े झाड़ू भी लगाओ, जरूरत पड़े बर्तन भी धो लो, क्या बात। खाना तो जब आप हॉस्टल लाइफ में हो तो खाना बनाना तो आना ही चाहिए। मेरे दोनों बच्चे आज की डेट में इतने जबरदस्त कुक है, मुझे भी पीछे छोड़ देते हैं। संस्कारों में, सम्मान में। बच्चे दोनों मेरे विदेश में हैं, लेकिन फ़ोन के थ्रू वो ऐसे जुड़े रहते हैं। नहीं तो कई बार माँ बाप तरस जाते कि बच्चों का 4-4 दिन कॉल नहीं आता, 5-5 दिन वो पूछते नहीं हैं, मैसेज नहीं आते। लेकिन टचवुड, फिर से भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बच्चे, और इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे पति का है। इतने अच्छे गाइड हैं, इतने अच्छे पिता हैं, मतलब पूरा परिवार के संस्कार मायने रखते हैं। मैं मेरी मम्मी का, जिनका संस्थान है, जिनकी मैं छाया हूँ, उन्होंने हमारे बच्चों को धार्मिक प्रवृत्तियाँ डाली हैं। हम सारे भाई बहनों के बच्चों में, हमारे सारे बच्चे पूजा पाठ, भगवान का श्रृंगार करना, राधा कृष्ण को कैसे मुकुट पहनाना, उनके वस्त्र बदलना। अपनी मम्मी के बारे में एक खास बात बताना चाहूँगी। जैसे हम सबके पास ढेर सारे कपड़े होते हैं ना, जी। अच्छा आज यहाँ जाना है तो क्या पहने, अच्छा गर्मी का टाइम है तो क्या पहने। ऐसे हमारे मम्मी के मंदिर में, मम्मी के घर के मंदिर में हमारे राधा कृष्ण जी के 2-3 बक्से तैयार है। वृंदावन से साल भर की पूरे बक्सों की ड्रेसेस आती हैं, और हर सीजन के हिसाब से, हर त्योहार के हिसाब से चेंज होता है। सावन होता है तो हमारे भगवान जी हरे कपड़े पहनते हैं, जब गर्मी आ जाती है तो हमारे भगवान जी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। क्या बात? शायद आपने ये बात कभी किसी ने सुनी होगी। कभी आप हमारे घर आए तो मम्मी के घर में वो भगवान के बक्से, भगवान के जेवर के बक्से देखिए आप। क्या बात। जेवर आर्टिफिशियल हैं जी, सोने चांदी के नहीं, बिल्कुल। हाँ, लेकिन
इतने प्यारे जेवर, इतने प्यारे बक्से, और हमारी बच्चियाँ, हमारे भाई की बेटी, हमारी बेटी भगवान का श्रृंगार करती हैं। जब नानी ने बुलाया है, दादी ने कहा है, तो पूरे सजाना। तो ये संस्कार बच्चों में बिल्कुल आते हैं। कहते हैं ना, जब आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं जी, तो आपके मंच के माध्यम से एकल परिवार की जगह प्रमुखता दीजिए संयुक्त परिवार को, क्योंकि बच्चों में जो संस्कार और जो बड़े बुजुर्गों का एक आचरण बच्चे देखते हैं, उनका सहयोग मिलता है, उनके जो सीखें मिलती हैं, वो ज़िंदगी भर काम आती हैं। एक और बात यहाँ पे, अभी आपने पतिदेव की बात की, उनके बारे में कुछ संक्षेप में बताया, कैसा रहता है उनका सहयोग? उनके बारे में भी हमने सुना है, हम उनसे मिले हैं कि वो काफ़ी जो सामाजिक कार्य हैं उनमें वो बहुत रुचि से, बहुत इंटरेस्ट से लगे रहते हैं और बहुत कुछ करते हैं। हाँ। तो उनका कैसे क्या आपके साथ सहयोग रहता है? वो आपको कितना सहयोग दे पाते हैं? देखिए, पहला सहयोग तो जब शादी हुई तभी जुड़ गया। जिस डिपार्टमेंट में थे जी, इंग्लिश में BRO कहते हैं, हिंदी में नाम था सीमा सड़क संगठन। वाह। तो जिंदगी में उनकी सीमा ही आनी थी जी। मेरा नाम भी इत्तेफाक से सीमा है जी। तो पति पत्नी एक पहिए की दो गाड़ी हैं, सामंजस्य तो बिठा के ही चलना पड़ता है। और मैं लकी हूँ, सहयोग मिला, हमेशा मिला। और सोशली वाकई में जो आपने सुना है बिल्कुल सच सुना है, जो उनसे एक बार मिल लेता है, बार बार मिलने की चाह रखता है, बेहद ही सज्जन, बेहद ही सरल। और IIT रुड़की के पास आउट हैं, अपने ज़माने के एक टॉपर व्यक्तित्व, गणित का काम मिनटों में यूं करते हैं। मुझे लगता है मुझे बस वही नहीं आता, गणित ही नहीं आती। मैं इस जगह अपने आप को पीछे पाती हूँ। सिविल इंजीनियर पेशे से, और आर्मी और सेंट्रल की सर्विस में बहुत अच्छे से अपनी जॉब को करके आए हैं। लास्ट पोस्टिंग हमारी कारगिल में थी, तब इन्होंने VRS ले लिया था। और अभी पिछली बार इन्होंने एक मिशन सेफ रोड करके एक अभियान चलाया था। कभी कभी जब समय मिलता है तो आज भी वो करते हैं। उसमें हमारे लखनऊ के जो गड्ढे होते हैं थोड़ा बहुत, तो वहाँ जाके वो मिक्स मटेरियल को डाल के रात में उसको दुरमुट हिंदी में बोलते हैं, जिससे कूटते हैं उसको ले जाके वो करके बीच में इन्होंने काफ़ी किया। अभी थोड़ा सा जैसे बैक एक प्रॉब्लम है, तो अभी कल ही मैं कह रही थी कि आपका मटेरियल रखे रखे ख़राब नहीं हो जाए। वापस बोले बस थोड़ी सी फुर्सत पाऊँ तो वापस उस अभियान को फ्लो में लाता हूँ। बीच में जो बैक पेन की वजह से थोड़ा सा उसमें ब्रेक आया है 2-3 महीने का, वो वापस अभी शुरू करने वाले हैं। और कई यहाँ की संस्थाओं से जुड़े हैं। कबीर पीस मिशन बहुत भली भांति चला रहे हैं। आज की डेट में हमारे अंकल तो वो नहीं रहे, RK मित्तल सर, लखनऊ के मंडलायुक्त थे, आपने सुना होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने जब इनसे पहली बार मिले और इनसे मिलते रहे, तो मतलब मेरे पति के लिए वो गर्व का पल था जब उन्होंने इन्हें अपना गोल्ड मेडल देने की कि तुम इसकी योग्यता रखते हो। तो इन्होंने उनके हाथ जोड़ लिए कि सर नहीं, मैं इसकी योग्यता नहीं रखता हूँ। और उन्होंने उनका मेडल वो नहीं लिया, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास था कि मैं जब नहीं रहूँगा मेरे संस्थान को ये चला के ले जाएंगे। और मैं गर्व की अनुभूति रखती हूँ कि आज की डेट में अंकल मृत्युलोक जा चुके हैं। 2 साल पहले आंटी भी हमारी नहीं रही, मतलब मित्तल सर की पत्नी। और कबीर पीस मिशन वैसे ही सुचारू रूप से चल रहा है। बड़ी बात है। वादा सिर्फ सामने का नहीं था, वादा सिर्फ मुंह का नहीं था, वादा सिर्फ उस पल का नहीं था, वादा उम्र भर का है। उम्र भर का है और वो उसको निभा भी रहे हैं, बहुत अच्छे से। आप सुनते होंगे। और उसमें और ज़्यादा गतिविधियां बढ़ गई हैं। अभी फ़िलहाल इन्होंने हैंडीकैप्ड लोगों को व्हील चेयर्स प्रोवाइड कराई थी। और वीकली लेवल पे अध्यात्म जैसे चलता था वो अनवरत रूप से चल रहा है। तो ये बड़ी बात है कि आपने किसी को बिना आश्वासन दिए जो अपनी भूमिका निभाई है, और ताउम्र जब तक आप जीवित हैं निभाते रहेंगे। और मैं तो चाहूँगी मेरे बच्चे भी उस चीज़ को अगर आगे लेके जाएं। बच्चों के लिए तो भी कहना कठिन होगा, लेकिन अगर लेके जाए तो मुझे खुशी होगी, इनको बहुत खुशी होगी। और शायद अंकल की आत्मा को शांति मिलती होगी ऊपर से देख। बिल्कुल, निश्चित रूप से उन्होंने जो एक जिम्मेदारी देने की कोशिश करी थी, उसको अगर कोई सही ढंग से निभा रहा है तो निश्चित रूप से हम ऐसा मानते हैं कि शायद उनको वहाँ पर ये तसल्ली होगी। उन्होंने अपने जीते जी इनको साइनिंग अथॉरिटी वगैरह दे दी थी। और उसका कमेटी के 3 जैसे मेन मेंबर हैं, तो उसमें एक हमारे हस्बैंड भी हैं। तो और काम चल रहा है बखूबी, बहुत अच्छे से।
एक चीज़ यहाँ पर जुड़ती है, आपने कुछ दर्द की बात की, ऐसा ही एक दर्द भरा पीरियड रहा कोरोना का, और उस कोरोना में बहुत बुरा असर पड़ा बच्चों पर, उनकी पढ़ाई पर जी। विद्यालयों ने भी इसको बहुत देखा और उसके बाद अपने आप को फिर से संभाला, गाड़ी पटरी पर फिर से आने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आप कैसे देखती हैं बच्चों पर जो असर पड़ा, उसके बाद शिक्षा किस तरह से दोबारा पटरी पर आ रही है, किस तरह से आप एक प्रबंधिका होने के नाते, प्रबंध निदेशक होने के नाते किस तरह से उसको पटरी पर ला रही हैं, क्या कुछ लग रहा है? हाँ, मैं कोरोना की बात करूं, हम कोरोना से थोड़ा सा बाकी लोगों से ज़्यादा पहले वाकिफ़ हो गए थे, क्योंकि हमारी बेटी उस समय विदेश में थी। ओके। और उसकी यूनिवर्सिटी में चाइना वगैरह के बहुत स्टूडेंट्स थे जी। तो यहाँ पे जो कोरोना का तेजी पकड़ी है, बातों में लोगों को जो पता लगा वो समवेयर इन मार्च, लेकिन हमें जनवरी से एहसास था कि कुछ ऐसा घट रहा है, क्योंकि कहते ना कुछ तूफान आने से पहले संकेत मिलने लग जाते हैं। तो हमारी बेटी उसका माध्यम थी, जब वो चीज़ें हमारे साथ साझा करती थी, वुहान वगैरह की और वो सब, तो कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से तैयार हो गए थे कि कुछ भी। और मैं फिर से इस जगह पे अपने पति का जिक्र करना चाहूँगी, उस चीज़ को सबसे पहले अलार्मिंग वे में लाने वाले कि स्कूल की पढ़ाई को हमें क्या रूप में परिवर्तित करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला समय कठिन दौर है। तो हम फरवरी से मेंटली प्रिपेयर थे कि हम ऑनलाइन एजुकेशन में जाएंगे। और हमारे पास इसके साक्ष्य तो नहीं है, साक्ष्य हमारी ऑनलाइन एजुकेशन है। अगर उसके आंकड़े निकाले जाए, लखनऊ में शायद हम पहला स्कूल थे जहां 25 मार्च को मलिहाबाद में ऑनलाइन क्लास हो रही थी। ओहो। आपको पता है 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ है, 25 मार्च को हमारी ऑनलाइन क्लास हुई है मलिहाबाद में। 5 अप्रैल को हमारी ठाकुरगंज ब्रांच में हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके थे। और सुष्मित, गर्व के साथ एक बात बताना चाहूँगी, मैं सबसे कहती थी कहीं ऑनलाइन शिक्षा का सम्मान मिलना हो तो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअल में वो शिक्षा दे रहे हैं। मैंने पूरा टाइम टेबल, मैं अभी अगर आपको फ़ोन दिखाऊँ, पूरा ऑनलाइन कैसे मैं चीज़ें संभालती हूँ, ग्रुप्स बने हुए हैं। और उस समय तो पूरे मतलब 65 ऑनलाइन ग्रुप बने हुए थे, क्लासरूम से लेके एडमिन से लेके, और कॉपी चेकिंग का कैसे सिस्टम आएगा, किस तरीके से पूरा प्लान A to Z बना के मैंने अपने प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को सौंपा था। और कहते खुद का सर्विलांस रखना, बिल्कुल ग्रिप मैंने यूं ली हुई थी कि इस समय मैं अपने प्रिंसिपल के ऊपर चीज़ नहीं छोड़ूंगी, टीचर्स के ऊपर। मैंने टीचर से बोला, फीस आए ना ये आपका मुद्दा नहीं है, मेरे बच्चों को खोखली पढ़ाई नहीं, क्योंकि मैं उस दर्द से गुजर रही थी। मेरा बेटा एक जाने माने स्कूल में लखनऊ में था, नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कहने को वहाँ ऑनलाइन क्लासेस थी, लेकिन मेरे बेटे ने शायद एक भी ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पे उसे नहीं मिली। बस ये था ऑनलाइन क्लासेस। और ऐसा सिर्फ उस स्कूल में नहीं था, कई स्कूलों में हुआ। तो वहाँ से मैं ये सीख रही थी कि मुझे खोखली एजुकेशन नहीं देनी अपने बच्चों को। हमारा जब पहले आपको पता है घंटों की बाध्यता नहीं थी, कितने भी घंटे पढ़ा रहे थे, उस समय हमारा टाइम टेबल 6 घंटे का जा रहा था। फिर धीरे धीरे जब लगा कि बच्चों की आइज़ पे प्रेशर है, थोड़ा सा BSA ऑफिस से, वो DM ऑफिस से कुछ रूल्स रेगुलेशन आए, हमारा टाइम टेबल उस हिसाब से परिवर्तित होता गया। और फिर हमारा टाइम टेबल 12th तक के बच्चों के लिए 4.5 घंटे इंक्लूडिंग 10 मिनट्स ईच ब्रेक एंड बीच में हाफ एन आवर का लंच ब्रेक, वो प्लान था हमारा। और जब हमारा ऑनलाइन में सुबह उसमें हमने असेंबली भी करवाई, मेडिटेशन करवाया, बच्चों को म्यूजिक क्लासेस दी, पेंटिंग क्लासेस दी, और एक हमारी टीचर सिलाई में अच्छी थी, अच्छा, अरे वाह, जीनत नाम था उनका, जीनत, तो उनके द्वारा मैंने सिलाई की कक्षाएं भी करवाई। और सबसे बड़ी बात, कैन यू बिलीव, मैंने अपने पेरेंट्स को इतनी बखूबी जोड़ा कि कोई भी, जैसे अपने भारत में आए दिन कोई ना कोई त्यौहार है, चाहे वो ईद की बात करूं, चाहे मैं रक्षाबंधन की बात करूं, चाहे मदर्स डे की बात करूं, चाहे दीपावली की। और गर्मियों में मेरे बच्चों ने मिट्टी के घर बनाए, मम्मी पापा, और हर किसी में मम्मी पापा को जोड़ देते थे। मदर्स डे पे बच्चों ने बैंगल बॉक्स बनाए, क्राफ्ट के डिब्बे बनाए। और सबसे बड़ी बात, मैं जिस चीज़ में महारत रखती हूँ, कोरोना था, बाजार बंद, कुछ तो नहीं मिल रहा है आपने, और मैं वैसे भी यकीन नहीं रखती क्राफ्ट बनाने के लिए आप खर्चा करें। घर में तमाम सामान ऐसा होता है जिससे आप कुछ ना कुछ बेहतरीन निकालते हैं। तो बच्चों ने और बच्चों की मम्मियों ने और बच्चों के पापा ने
हमारे ऑनलाइन हमारे फेसबुक पेजेस बने, सारे उस पर वीडियोज़ है। इतना एंजॉय करते थे। हमारी कनेक्टिविटी, मैं सच कहूँ, ऑनलाइन मुझे तो बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म लगा। हालांकि पेरेंट के उस पर था, बच्चे कई बार क्लासेस तक पूरे नहीं आते थे। मसलन मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं तो 20 आए, 22 आए। अब हमारे टीचर्स कह रहे हैं हाँ, थोड़ा सा हमारे टीचर्स उस चीज़ की वो बहुत, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग थी। और एक चीज़ मैंने टीचर्स के पार्ट पे भी करवाई थी। बीच में शुरू में 2 महीने मैंने चलन देखा, रात को 12 बजे भी वीडियो पोस्ट हो रहे हैं, पेरेंट्स से भी बात करें। मैंने कहा भैया इनकी भी पर्सनल लाइफ है, हमारे स्टाफ की भी। फिर मैंने और कितना बिल्कुल टाइट टाइम टेबल, 3:30 बजे के बाद 9 स्कूल की ऑनलाइन गतिविधि, पेरेंट का भी। मेरे टीचर्स को भी तो सुकून चाहिए भाई। कंबाइंड फैमिली है, सासें हैं, मम्मियाँ हैं, अनमैरिड लड़कियाँ हैं, पिता है, पति हैं, पत्नी स्कूल का काम करती रहेगी तो घर का काम कब करेगी। और घर में खानों की फरमाइशें तो थी, खूब बढ़िया बढ़िया महिलाएं बना रही थी। तो मतलब मैंने उस चीज़ का भी ख्याल रखा। तो मेरा स्टाफ बड़ा खुश था कि मैम ने इस चीज़ को मतलब एक ह्यूमन ग्राउंड पे सोचना। मैं सोचा अरे स्टाफ तो हमारा रात तक काम करे, खुश हो जी। अरे क्यों जी खुश हो, हम आर्मी से दिख के आए हैं, हमने एक डिसिप्लिन लाइफ जी है। तो मुझे ये था कि लाइफ में हम इस स्टाफ को भी एक स्मूथ, आज भी मैं सोचती हूँ स्टाफ सुबह मुस्कुरा के आए, मुस्कुरा के जाए, ये हमारा अचीवमेंट। ये एक बड़ी सोच है। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए स्टाफ को ना कि हाई जी स्कूल जा रहे हैं, अब दिन भर पढ़ाना है, करना है, खड़े होकर बेचारों को पढ़ाना होता है। कई बार कुर्सी है, कई बार कुर्सी नहीं बैठना है, चल के पढ़ाना है। तो आदमी तनाव, मेरी ज़िंदगी ऑलरेडी तनाव देने के लिए बैठी है बहुत ज़्यादा। तो कम से कम हमारे स्कूल में आके हमारा स्टाफ खुश रहे, ये मेरा टारगेट रहता है। क्या बात, इसीलिए मेरा स्टाफ मुझे पसंद करता है बहुत ज़्यादा। आपकी बातों में पता चला आपके विद्यालय की एक ब्रांच मलिहाबाद में है। हाँ। तो ये एक बात मेरे मन में आई कि शहर भर में हम देखते हैं तमाम जो प्रतिष्ठित और विद्यालय हैं उनकी जो ब्रांचेज हैं वो ऐसी जगहों पर होती हैं जहाँ पर उन्हें अच्छे घरों के बच्चे मिलें और पैसा मिल पाए। ऐसे में आपने मलिहाबाद की तरफ जाने का कैसे सोचा, कैसे वहाँ के लिए आपके मन में आया? ओके, तो होता है क्या है ना सुष्मित, हम नाम बहुत कमा लेते हैं, धन भी कमा लेते हैं, आत्मसंतुष्टि कमाने की बात होती है जी। तो आत्मसंतुष्टि के लिए हम मलिहाबाद पहुँचे। 5 साल पुराना सफ़र था। हम जाते थे, मैं और मेरे हस्बैंड ज़मीनें देखने बहुत गए। और 2017 में फाइनली हमारी ब्रांच बन के तैयार हुई। उसके 5 साल पहले तक हम कभी कोई ज़मीन देखने जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन और पत्नी भाग्य की चीज़ होते हैं। फिर हमें जाके 14-15 में हमारी ज़मीन फाइनल हुई है। और आपको पता है आज की डेट में ज़मीनें वगैरह आसानी से और कम लागत में तो नहीं, खैर ऊपर वाला साधन बनाता है। और तो ये 5 साल पुराना सपना था जो हमने देखा था कि हम उधर पहुंचेंगे जहाँ पे ज़रूरत है, ज़रूरत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और आज भी मतलब मुझे थोड़ा सा कहते हुए अफसोस होता है, वहाँ पे जो मैं मेंटालिटी देखती हूँ, लड़कों के लिए एक जागरूकता ज़्यादा है। मेरे विद्यालय में लड़के ज़्यादा हैं, मलिहाबाद ब्रांच में लड़कियाँ कम हैं। तो ये थोड़ा सा अफसोस होता है। वहाँ पे अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे पहुँचे, हमारा एक जाना माना नाम था, लोगों ने हम पे भरोसा दिलाया। हाँ, बीच में कोरोना आया तो हम वापस बैक हुए। झटका, ज़ोर का झटका बहुत ज़ोर से लगा जो फैक्ट है। लेकिन कोई नहीं, ऊपर वाला जब अच्छे दिन दिखाता है तो ऐसे दिन भी आपको सराहने चाहिए, क्योंकि ये दिन बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, है ना। तो मलिहाबाद पहुंच के आत्मसंतुष्टि हुई कि हाँ, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जब रात के पहर में लेटने पहुंचते हैं तो लगता है कि हाँ, ऊपर वाले को मुंह दिखाने लायक हैं। और बहुत अच्छे से हम इस जगह पे आके अपने आप को इस्टेब्लिश भी कर पाए हैं, लोगों के मन में विश्वास बना पाए हैं कि हम एक बहुत अच्छा स्कूल है और बच्चों को सही मायनों में जो मिलना चाहिए वो देने की ललक है। और मलिहाबाद में, लखनऊ में भले इंग्लिश क्लासेस में 19-20 स्पोकन क्लासेस में ये ब्रेक आ जाए, मलिहाबाद में कभी नहीं आता। क्या बात, वहाँ के लोगों को इंग्लिश सिखाने की ललक है। मतलब फिर मैं फ़ोन की बात करूँगी, फ़ोन मेरा यंत्र है जो मुझे डेली सारी रिपोर्टें मेरे पास चली आती कि आज का टॉपिक इंग्लिश स्पोकन का क्या था, बच्चों ने कैसे आपस में कन्वर्स किया, कैसे ग्रुप डिस्कशन किया। तो ये चीज़ें
डेली उसमें प्लान में चलती हैं हमारी, इसीलिए हम थोड़ा अलग जगह बना पाए। वहाँ पे 3-4 स्कूल और भी हैं, लेकिन हमारी जगह कुछ अलग है। क्या बात है। तो मित्रों, ये एक अच्छी बात है कि आपने कम से कम उस क्षेत्र के बारे में सोचा जहाँ पर बच्चे जो निकलते हैं उनके लिए बहुत चीज़ें सुलभ नहीं हैं, और जहाँ पर ख़ासकर बच्चियों के लिए दिक्कतें हैं, जहाँ पर बच्चियों को बहुत आगे अभी भी उतना आगे नहीं किया जाता, वहाँ पर जा कर के विद्यालय ले जाना और वहाँ पर उन लोगों को विद्यालय सुलभ करवाना एक अच्छी शिक्षा के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए, ये एक बड़ी बात है। हाँ। एक बात और मन में आपको देख करके आपसे बात करते हुए आ रही है, कभी ऐसी स्थितियां होती होंगी, कभी चीज़ें ठीक चल रही हैं, कभी नहीं ठीक चल रही हैं, कभी आपको भी लगता होगा ये क्या हो रहा है। तो ऐसे में जब कभी स्टाफ से या बच्चों से या कभी हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसी स्थितियां आती हों कि बड़ी उलझन वाली स्थिति होती हो, तो कैसे आप, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ आपको बढ़िया हंसते मुस्कुराते हुए, जब भी आपसे मुलाकात हुई मैंने आपको हमेशा ऐसे ही पाया। आपका जो स्टाफ है, जो आपके बच्चे हैं, वो भी आपको ऐसे ही शायद इन्हीं वजह से मानते भी हैं। तो ऐसे में आप उन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करती हैं? सच कहूँ तो मुश्किल तो बहुत होता है, और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। जितना अभी इस समय मुस्कुरा रही, उतनी ही ज़्यादा मैं सोचों में रहने वाली भी एक महिला कहूँगी अपने आप को। और वक्त लगता है, देखिए जादू तो नहीं होता है, उबरने में वक्त लगता है। हाँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे तब होती है जिस स्टाफ के ऊपर मैं ब्लाइंड ट्रस्ट कर रही हूँ, फैमिली की तरह माना, मैं अपने सारे स्टाफ को परिवार की तरह लेके चलती हूँ। देखिए पेरेंट्स का तो हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि पेरेंट्स कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ कम अच्छा बोलेंगे, कुछ नहीं अच्छा बोलेंगे, उसके लिए तो यूज्ड टू हो गए हैं। लेकिन फिर से अपने पति का जिक्र करूँ, हमारे पेरेंट्स का ये है कि MD सर से एक बार मिल लो। अच्छा। अपनी समस्या उनसे कह तो निराकरण होना ही होना है। क्या बात? उनसे मिलके उन्हें बड़ी संतुष्टि होती है। तो हमारे प्रिंसिपल्स और कॉम्प्लिकेटेड मसले ना सारे हमारे हस्बैंड के पास आते हैं। पेरेंट्स उनसे मिलके सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अग्रवाल सर से मिलने काफ़ी है, और अभी अब सब ठीक हो जाएगा, इनसे मुलाकात हो जाए। तो और हस्बैंड भी ईजिली अपना नंबर पेरेंट्स को देते हैं, मैं अपना नहीं देती हूँ। बीइंग लेडी थोड़ा सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, मैं अपना नंबर थोड़ा सा बचाती हूँ। लेकिन हाँ, जब झटके लगते हैं, दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो थोड़ा सा टाइम अपने आप को नॉर्मल लाने में, मसलन 1 दिन 2 दिन, इट डिपेंड्स कि सिचुएशन कैसी थी। क्योंकि अगर मैं बोल दूँ नहीं जी बिल्कुल कुछ नहीं होता तो गलत होगा, और मैं झूठ बोलने में यकीन नहीं रखती, तो तकलीफ होती है, उबरने में टाइम भी लगता है। इट डिपेंड्स सिचुएशन क्या है, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन। और एक हमारी 17 साल पुरानी एक थी, उन्होंने जब कुछ ऐसा किया था जो आप कल्पना नहीं कर सकते, तो शायद आप महीना बिल्कुल निकाल चोट मन पे जो लगती है। दिल तो देखिए, दिल तो पीड़ा से भरा रहता है, लेकिन हाँ, जीवन है चलने का नाम, तो आप संयत होके अपने आप को काम सारे कर रहे होते हैं। बच्चों से भी आप बात कर रहे होते हैं, विदेश में बच्चे बैठे हैं, डेली फ़ोन करना है, बात करनी है, खाना भी घर में क्या बनना है, शाम को क्या बनना है वो भी सोचना है, अगले दिन कुछ स्कूल में स्पेशल इवेंट है तो उसका कैसे प्लान होना है, सारा कुछ। तो और इंसान अपने आप को स्मूथली निकाल ले, डूबना नहीं चाहिए, तैरना सीख जाना चाहिए, तैरना आना चाहिए। तो एक महिला के तौर पर चलते चलते हम चाहेंगे कि आपने एक महिला होने के बावजूद इतना सब कुछ किया है, आपने अपने शौक को भी जिंदा रखा है, आपने क्रिएटिविटी में भी बराबर से आप कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा होता है, और आप जहां पर एक जिम्मेदारी की बात आती है तो आप एक बड़ी कुशलता से आप विद्यालय चला रही हैं, वहाँ पर भी आप सबको देखती हैं। तो ऐसे में जो हमारे साथी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए एक महिला होने के साथ साथ क्या कहना चाहेंगी? डटी रहिए, जोश और जुनून में जो करना है करिए, और ये मत सोचिए फिर कभी करेंगे, फिर मुश्किलों से आता है। पल चुरा लीजिए, ज़िंदगी हसीन है, मुस्कुरा के जीना सीखिए। तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन हम महिलाएं वही हैं जो हर तकलीफ़ को पार कर जाएं। महिला शक्ति, असीम शक्ति। वाह, क्या बात है, महिला शक्ति, असीम शक्ति। और इस असीम शक्ति, महिला शक्ति को हमारा नमन है, जो वाकई में हमारे बीच में ऐसे उदाहरण रखती हैं कि हमें उनको सलाम करने का मन करता है, हमें उनसे सीखने का मन करता है कि हम उनको देखें, उनसे सीखें और अपने जीवन में भी आगे बढ़ें, ताकि हम भी उस तरह से चीज़ें हासिल कर पाएँ, उन उपलब्धियों को छू पाएँ जो वो इतने सीमित साधन होने के बावजूद, एक ऐसी मानसिकता होने के बावजूद वो अपने आप में अर्जित करके दिखाती हैं। तो आज ऐसी महिला शक्ति सीमा अग्रवाल जी को नमन करते हुए यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहेंगे आपको कि आपने
आपका और जय घोष चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप सबने मुझे याद किया और मेरे लिए भी ये सम्मान का पल है। निश्चित रूप से आपके साथ हमें जुड़ के बहुत अच्छा लगा और मन तो ये कर रहा है कि बातचीत और यूं ही चलती रहे। हम आपके साथ बहुत ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। आपके साथ तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो जुड़े हुए हैं, उनसे अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन समय की बाध्यता है। तो अब यहाँ पर हम अपनी बात को विराम देंगे और फिर किसी और समय हम कोशिश करेंगे कि आपसे ज़रूर फिर से जुड़ें और आपसे फिर और तमाम सी बातें हों, तमाम सी ऐसी चीज़ें हमारे साथियों को जानने को मिले। लेकिन आज मित्रों यहीं पर हम आपसे अनुमति लेंगे और सीमा जी को धन्यवाद देते हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये कहेंगे आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुस्मित को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। जय